दोस्तों, एक ट्रेन गोरखपुर से चलकर मुंबई के लिए रवाना होती है। उस ट्रेन में दो लड़कियां बैठी होती हैं जो बेहद ही खूबसूरत होती हैं। जब टीटी उनके पास आता है और टिकट मांगता है तो एक के पास टिकट होता है और दूसरी के पास टिकट नहीं होता है। टीटी इसी बात का फायदा उठाकर टीटी उनके पास बार बार आता है। वो कभी कभार समय मिलता है तो अपनी ड्यूटी निभा लेता है, लेकिन फिर वापस आकर इन्हीं से इधर उधर की बातें करने लगता है। इस समय दोस्तों एक गाना चल रहा है बहुत जोर शोर पे कि जीना हराम कर दिया। ठीक इसी तरह उन लड़कियों की खूबसूरती ने उस टीटी का जीना हराम कर दिया था। दोस्तों, इस लड़की के जो परिवार के अन्य सदस्य दूसरे कोच में बैठे हुए थे, उन लोगों को यह बिल्कुल पता नहीं होता है कि आखिर इस सफर में क्या चल रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही सच्ची कहानी है और बहुत ही शानदार कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, टीटी का नाम रोहित गुप्ता होता है और जो लड़कियां होती हैं उनमें बड़ी लड़की का नाम दीपिका होता है जिसकी उम्र 26 साल की होती है, और उसमें एक छोटी लड़की होती है जिसकी उम्र 21 साल की होती है जिसका नाम रितिका होता है। दोस्तों, जब ट्रेन गोरखपुर से चल पड़ती है तो रास्ते में टीटी जब आता है तो सबसे पहले वो सभी लोगों के जो है टिकट चेक करता है। जब सबका टिकट चेक कर लेता है, इन लड़कियों के पास आता है। इन लड़कियों के पास आकर बोलता है, मैडम टिकट दिखाइए। उसमें एक लड़की होती है दीपिका, वो बोलती है मेरा टिकट मेरे ससुर के पास है। टीटी चौंक जाता है, मन ही मन सोचता है कि ना माथे पे सिंदूर है, ना हाथ में चूड़ी है, ना पाँव में बिछिया है। ये कहीं से शादीशुदा लग नहीं रही है और कह रही है मेरे ससुर के पास है, और ऊपर से इतनी ज्यादा सुंदर। टीटी पूछता है कि आपके ससुर किस डिब्बे में है। दीपिका बताती है मेरे ससुर B2 में है। अब वो और ज्यादा हैरत में पड़ जाता है, बोलता है कि B2 ये तो AC कोच है, वहां पे मेरी ड्यूटी तो है नहीं, मेरी ड्यूटी स्लीपर कोच में है, यहाँ S5 में। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मैं वहां पे AC कोच में कैसे जा सकता हूँ। इस बात को सुनकर दीपिका रोने लगती है। जब दीपिका रोती हुई है तो उसकी छोटी बहन जो होती है रितिका, वो बोलती है सर मेरी बहन सही बोल रही है, इसका टिकट इसके ससुर के पास है। जब रोहित इतनी बात सुनता है तो वो कहता है आप रोइए नहीं, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। रोहित इन लोगों से नाम पूछता है कि आपके ससुर का नाम क्या है, सास का नाम क्या है। ये लड़कियां उनका नाम बताती हैं। रोहित अपने ही एक स्टाफ को फोन करता है जो इसका दोस्त होता है, जिसकी ड्यूटी AC कोच में होती है। उससे कहता है कि देखो इस नाम के वहां पे पैसेंजर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हैं। उसका दोस्त लिस्ट निकालता है, लिस्ट निकाल कर देखता है तो बोलता है हाँ सर यहाँ पे बैठी हुई हैं। रोहित बोलता है उनको चेक मत करना, उनको आके मैं खुद ही चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो पैसेंजर बैठी हुई हैं जिनका टिकट उनके पास है। तो रोहित का दोस्त बोलता है ठीक है सर, जैसा आप उचित समझे आके आप चेक कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रोहित फोन काट देता है और बाकी पैसेंजर जो बचे होते हैं उनका टिकट चेक करता है। टिकट चेक करते करते अगला स्टॉप आ जाता है। अगले स्टॉप पे रोहित उतरता है और तुरंत B2 कोच में चला जाता है। B2 कोच में जाने के बाद उस पैसेंजर को सर्च करता है। वो पैसेंजर मिलते हैं, उनसे उनका टिकट मांगता है। वो सभी लोग अपना टिकट दिखाते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि जो स्लीपर कोच में S5 में जो लड़कियां बैठी हुई हैं उनका टिकट दिखाइए। उसमें जो दीपिका के ससुर होते हैं वो टिकट निकाल के रोहित गुप्ता को देते हैं। रोहित गुप्ता देखता है कि केवल एक ही टिकट है। वो पूछता है जो दूसरी लड़की बैठी है उसका टिकट, तो वो बोलते हैं उसका टिकट मैं क्या जानूं, उसका टिकट मेरी बहू जो बैठी हुई है वो जिम्मेदार है, हम केवल उसके जिम्मेदार हैं। फिर रोहित पूछता है सर ऐसा क्यों कि आप लोग जो है AC कोच में बैठे हैं और वो स्लीपर में बैठी हुई हैं। ससुर उसके भड़क जाते हैं और कहते हैं इससे तुम्हें क्या, मैं यहाँ पे बैठूं या वहां पे बैठूं, तुम्हें टिकट चेक करने से मतलब है या कुछ और, क्या मैं स्लीपर में बैठता तो क्या तुम मेरा हाल चाल पूछने आते। तो रोहित बोलता है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा लग रहा है टिकट वगैरह नहीं मिला है इसलिए आप लोगों ने AC का ले लिया और उनका जो है स्लीपर का ले लिया। दीपिका की सास बोलती हैं क्या वो कुछ कह रही थी का। तो रोहित बोलता है नहीं वो कुछ नहीं कह रही थी, जब मैंने उनसे टिकट मांगा तो वो रोने लगी। तो दीपिका की सास बोलती है हाँ वो ऐसी है, जब कोई बात पूछो तो ऐसे ही रोने लगती है। इतना बात रोहित सुनता है तो उसके बाद एक साइड में किनारे बैठ जाता है, क्योंकि वो देख रहा था
कि आखिर जब वो शादीशुदा है तो उसका पति कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे केवल 4 ही लोग दिख रहे थे। 2 पति पत्नी थे, एक बड़ा लड़का जो 20 साल का और एक लड़की थी जो 16-17 साल की थी। इसके सिवा कोई और नहीं था। 4 ही का टिकट था और 4 ही लोग बैठे हुए थे। कुछ समझ नहीं पाता, उसके दिमाग में हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो कैसे पूछे। तो वो क्या करता है, एक साइड में बैठ जाता है, सोचता है देखो तो क्या माजरा है, आखिर क्या बात है। इतने में दीपिका की सास बड़बड़ाना शुरू कर देती हैं। वो कहती है मेरा बेटा तो मर गया और इसको मेरे साथ छोड़ दिया। और यही नहीं, वो अपनी बहन को भी साथ लेकर जा रही है। अब बताओ, अपने पति से बोलती है अब बताओ कि आखिर तुम उसका खर्चा कैसे उठाओगे। तो दीपिका के ससुर बोलते हैं इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा। अब वैसे भी वो अपनी जिम्मेदारी पे ले जा रही है, हम लोगों से क्या लेना देना है। अब रोहित सारा माजरा समझ जाता है और जब अगला स्टॉप आता है तो वो फिर V2 कोच से निकलता है और स्लीपर कोच में चला आता है। स्लीपर कोच में जब इन लड़कियों के पास रोहित पहुंचता है तो लड़कियां थोड़ा सा खिसक जाती हैं और इसको बैठने के लिए जगह दे देती हैं। अब ये वहां पे बैठ जाता है और बोलता है कि मैडम मैं वहां पे गया था, लेकिन वहां पे केवल एक ही टिकट है, अब एक ये बच रही हैं तो इनका टिकट का क्या होगा। दीपिका बोलती है सर आप जो बताइए। बोलता है देखिए टिकट तो बनवाना पड़ेगा। तो दीपिका बोलती है मैं कितना पैसा हुआ। तो वो पूरा फाइन वगैरह जोड़ जाड़ के बताता है कि टोटल 900 रुपए हो रहे हैं। दीपिका अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है, 200-300 रुपए अपने बहन से लेती है, टोटल मिलाकर 1000 रुपए हो जाते हैं। तो 900 रुपए रोहित को दे देती है। रोहित टिकट बना देता है। इतने में ये लोग खाने का ऑर्डर दी होती हैं, तो खाना लेकर वेंडर आ जाता है और बोलता है मैडम आप अपना खाना ले लीजिए। बोलती है मुझे खाना नहीं चाहिए। बोलता है क्यों। बोलती है पैसे नहीं है। तो वेंडर बोलता है आप यहां से मुंबई तक जा रही हैं और आपके पास 170 रुपए का जो खाना हुआ उतना नहीं है, तो आप सफर कैसे करेंगे। दीपिका बोलती हाँ नहीं है तो क्या करूं। इस पर यह सारी बातें रोहित सुन रहा होता है। रोहित बोलता है ठीक है नहीं है पैसे कोई बात नहीं, आप खाना ले लीजिए, पैसे मैं दे देता हूं। दीपिका बोलती है अरे सर आप क्यों पैसे देंगे। बोलता है अरे कोई बात नहीं मैं दे देता हूं, अब खाना आ गया है तो आप लोग खा लीजिए। रोहित अपने पॉकेट से निकालकर वेंडर को पैसे देता है। वो पैसे लेकर वेंडर चला जाता है और खाना रख देता है। ये लोग खाना पीना खाती हैं। उसके बाद कुछ समय शांत रहने के बाद फिर रोहित पूछता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात पूछ सकता हूं। दीपिका बोल पड़ती है कि सर आप यही ना पूछना चाहेंगे कि वो मेरे सास ससुर हैं और हम यहाँ पे बैठे हैं, वो लोग वहां पे बैठे हैं, मेरे पति कहाँ हैं। रोहित बोलता हाँ बिल्कुल मैं यही पूछना चाहता हूँ। तो दीपिका कहती है देखिए सर जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरा पति शराब पीता है। वो इतना ज्यादा शराब पीता था कि 2 साल में ही उसकी किडनी खराब हो गई और वो इस दुनिया से चल बसा। उसके बाद से मैं इसी तरीके से रह रही हूँ और ये मेरे सास ससुर हैं। इन लोगों को नाराजगी इसलिए है क्योंकि मैं अपने साथ अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ। वो लोग इसी कारण मेरा टिकट भी नहीं कटाना चाहते थे। वो तो मैंने पैसे दिए तब जाके किसी तरीके से उन्होंने मेरा टिकट कटाया, वरना मेरा भी नहीं कटाते। मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मैं अपनी बहन की टिकट नहीं कटा सकी। तो रोहित बोलता है आखिर आप अपनी बहन को ले क्यों जा रही हैं। दीपिका बोलती है सर मेरे घर में मेरे माता पिता केवल हैं, वो भी वृद्ध हो चुके हैं और गांव में रहते हैं। मेरी बहन थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सिस्टर को मुंबई लेकर जाऊं और वहां पे इसको जो है कंप्यूटर का कुछ एजुकेशन दिला दूंगी। उसके बाद किसी कंपनी में जॉब लगा दूंगी और ये जो है अपना काम करती रहेगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसकी शादी वगैरह हो जाएगी तो ये भी अपने घर चली जाएगी। ये सारी बातें जानकर रोहित के दिल में प्यार पनपने लगता है। अब वो जो है ज्यादा से ज्यादा इन लड़कियों के पास ही आकर अपना समय बिताता है। कभी कभार वो टिकट चेक करने के लिए अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर आकर वो यहीं पे बैठ जाता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। बातें करते करते उसके बाद जो है जब खाना पीना वगैरह सब आता है तो उसको मंगाता है, खाती पीती है और बोलता है कि जब सारी बातें हो फिर बोलता है कि देखिए वैसे तो मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी कानपुर तक ही है और मैं वहीं पे उतर जाऊंगा। जब ये बातें लड़कियां सुनती है तो थोड़ी उदास हो जाती हैं। फिर जाते जाते एक चीज पूछती हैं कि ये बताइए सर आप जो है हर एक पैसेंजर के साथ इसी तरह से बर्ताव करते हैं, इसी तरह से बातें करते हैं या केवल मेरे साथ। तो रोहित बोलता है देखिए मैं तो हमेशा बिजी ही रहता हूँ, लेकिन मैं जब पैसेंजर मिलते हैं तो उनसे थोड़ा बातें कर लिया करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि समाज में क्या हो रहा है। दीपिका बोलती है देखिए इस तरह बातें करने से तो आप नहीं जान पाएंगे जब तक खुद के ऊपर कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी, और ईश्वर ना करे आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आए
जिसकी वजह से आपको जो है, मैं यही कामना करूंगी कि आपके ऊपर कभी मुसीबत ना आए। लेकिन हकीकत तो ये है कि जब तक ऊपर नहीं पड़ता है तब तक कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है। ये सारी बातें हो ही रहती कि ट्रेन कानपुर पहुंच जाती है और कानपुर पर वो स्टेशन पर उतर जाता है रोहित। उसके बाद शाम का ये खाना वाना खाती हैं, खाने पीने के बाद फिर सो जाती हैं। जब सुबह होती है तो सुबह आकर रोहित तुरंत बोलता है गुड मॉर्निंग। जब इन लड़कियों के कान में आवाज पहुंचती है तो देखती हैं रोहित, पूछती हैं अरे सर आपकी ड्यूटी तो कानपुर ही थी, फिर आप आगे कैसे? तो वो बोलता हाँ मेरी ड्यूटी कानपुर तक थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन छुट्टी ले ली है और मैंने अपना मन बना लिया कि मैं मुंबई तक जाऊंगा। लड़कियां भी बहुत खुश हो जाती हैं, आसपास में जो पैसेंजर होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो बर्ताव था रोहित का वो बहुत ही अच्छा था और सबको अच्छा लग रहा था। इस तरह से बातें करते करते वो सभी लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। अब मुंबई पहुंचने के बाद जब कुर्ला जंक्शन पर ट्रेन पहुंचती है, वहां पे ये दोनों लड़कियां उतर जाती हैं और उसके फैमिली वाले भी उतर जाते हैं। तो वहां पे रोहित इनसे नंबर मांगता है। तो दीपिका बोलती है देखिए सर मैं नंबर तो आपको नहीं दे सकती, क्योंकि आप हालात तो देख ही रहे हैं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। एक काम करिए आप मुझे ही अपना नंबर दे दीजिए, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको फोन कर लिया करूंगी। रोहित अपना नंबर लिखकर दीपिका को दे देता है। दीपिका वहां से फिर आसपास में ही कह रहते वहां पे सभी लोग चले जाते हैं। उसके बाद रोहित भी दूसरा ट्रेन पकड़कर वापिस आ जाता है। जब वापिस आ जाता है तो घर पे उसको जो है, जब 2-3 दिन का जगह होता है तो रेस्ट के लिए जो है सो जाता है। सोने के बाद 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। वो दिन रात उसी के ख्याल में रहता है कि दीपिका पता नहीं फोन करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी, क्या वैसे ही कह रही थी, क्या कोई मतलब केवल टाइम पास तो नहीं कर रही थी। तरह तरह के दिमाग में इसके सवाल आते हैं। जब 3 दिन बीत जाता है, जब चौथा दिन आता है तो चौथा दिन 10-11 बजे रात के बाद इसके पास फोन आता है। ये झट से फोन उठाता है। फोन उठाने के बाद जब हेलो करती है और हेलो करने के बाद पूछती है सर आप कैसे हैं, तो ये आवाज पहचान जाता है। पहचानने के बाद पूछता है अब तक कहाँ थे, आज चौथा दिन है, 4 दिनों के बाद मेरी याद आई है। तो दीपिका बोलती है नहीं सर जब हम लोग वहां से आए थे हमारे घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, झगड़ा वगड़ा चल रहा था, इसी वजह से समय नहीं मिला और हम आपके पास फोन नहीं कर पाए। और साथ ही साथ हम अपनी बहन को लेकर आए थे, तो इसके लिए भी जो है इंस्टीट्यूट की व्यवस्था देखनी थी कि कहाँ पे ये पढ़ने योग्य है, और उसके बाद इसका रूम भी देखना था। जब हमने सब मैनेज कर लिया है तो अपनी सिस्टर को उसी के रूम पे लेकर छोड़ने आई हो और आज की रात मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ, तो मौका मिला तो मैं आपसे बातें कर ली। रोहित बोलता है मैं आपका इंतजार एकदम हर पल करता था कि अब फोन आएगा, अब फोन आएगा, अब फोन आएगा। दीपिका बोलती है ऐसा क्यों? रोहित बोलता है देखिए मैं क्या बताऊं, अगर मैं सच कहूं तो मैं आपसे प्यार करने लगा हूं और मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूं। इतनी बातें सुनकर दीपिका शांत हो जाती है। लगता है जैसे कि फोन कट गया हो, तो रोहित को यही लगता है। तो रोहित हेलो हेलो 2-3 बार करता है। उसके बाद दीपिका धीरे आवाज में बोलती है हाँ बोलिए सर। तो रोहित बोलता है क्यों शांत क्यों हो गई थी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तो दीपिका बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आप सच सच बताना। रोहित बोलता है बोलिए। दीपिका बोलती है ये बताइए आप सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छा हट्टे कट्टे भी हैं, जवान भी हैं, फिर आप मुझ विधवा से क्यों शादी करना चाहते हैं? इसके पीछे का क्या कारण है, क्या ये वजह बताएंगे आप मुझे? बोलता है बिल्कुल बताऊंगा। देखिए जब मैं बचपन में छोटा था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था। मेरी माँ चाहती तो दूसरी शादी कर सकते थे, मगर उसने नहीं किया। मेरा भरण पोषण किया और इनके वहाँ उनके वहाँ मजदूरी करके किसी तरीके से मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं जो है ये सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। और तभी से मैंने सोच लिया कि मैं जब भी शादी करूंगा तो एक विधवा से ही करूंगा। ये बातें जब दीपिका सुनती है फिर शांत हो जाती है, शांत होकर फोन कट कर देती है और रोने लगती है। उसकी छोटी बहन रितिका पूछती है अरे क्या हुआ, सर से बातें किया तुमने, सर ने क्या ऐसा कह दिया? दीपिका सारी बात बताती है रितिका को। तो रितिका बोलती है देखो बहन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ये तुम्हारी किस्मत है, वो भी तुम्हारा किस्मत ही था और ये भी तुम्हारा किस्मत ही है। मैं तो यही बोलूंगी इससे अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं हो सकता और तुम इनका साथ बिल्कुल ना छोड़ो। जब उसकी छोटी बहन इसको समझाती है तो फिर यह बातचीत करना शुरू कर देती है। 2-4 महीने तक इसी तरह से बातचीत होती है। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। जब शादी कर लेते हैं तो इस बात का पता जब दीपिका के ससुराल वालों को चलता है तो वो भी गुस्से तो थे ही, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि चलो मेरे बेटे के साथ इतनी मुसीबतें झेली है और कोई बात नहीं, लड़का भी अच्छा मिल गया, सरकारी नौकरी वाला है, इसलिए कुछ बोलते नहीं
और इन लोगों को अपना आशीर्वाद देकर बोलते हैं कि आप हमेशा सुखी रहिए। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही था। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।